नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लुधियाना से, जहां पर बीजेपी नेता के गनमैन से गोली चल गई। गोली लगने से गनमैन जोगिंदर सिंह की मौत हो गई है। गन साफ करते वक्त यह हादसा हुआ। बीजेपी नेता अनिल सरीन के गनमैन से गोली चली थी। बताया गया है कि गनमैन जोगिंदर सिंह बंदूक साफ कर रहे थे और इसी दौरान उनसे गोली चल गई। जो गोली उनको लगी और उनकी मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे लुधियाना से, जहां बीजेपी नेता के गनमैन से गोली चल गई। गोली लगने से गनमैन जोगिंदर सिंह की मौत हो गई है। गन साफ करते वक्त यह हादसा हुआ। बीजेपी नेता अनिल सरीन के गनमैन थे जिनके साथ ये हादसा हुआ है। अनिल सरीन जी ना गनमैन चलते सीगा जी जोगिंदर सिंह। राती ड्यूटी तो आए आ सवेरे उन्होंने आपके पिछले कमरे जिथे रहिंदे उस तो पिछले कमरे जाके अपने राइफल साफ करन कीती आ ते चांचक उन्होंने को गोली चल गई। तो उन्हें गोली लगन नाल ठोडी के कोलों लंघ के सिर चों निकल गई आर पार, तो मौके पर उसकी मौत हो गई आ। बाकी असीं कार्रवाई कर रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी लेंगे। लुधियाना से मेरे सहयोगी रोहित गौड़ जुड़ गए हैं। रोहित, गनमैन को गोली लगी है, जानकारी अभी तक जो मिल पाई थी उसके मुताबिक कि गन साफ करते वक्त ये हादसा हुआ है। फिलहाल क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी बिल्कुल सुदेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हादसा आज सुबह ही हुआ है और ये हादसा उस समय हुआ है जब जो अनिल सरीन का गनमैन था जोगिंदर सिंह, वो अपनी गन को साफ कर रहा था। उसी समय वो गन साफ करते हुए अचानक उसका ट्रिगर दबाने से उसकी गोली चल गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गनीमत ये रही कि जिस समय ये गोली चली और जिस समय वो राइफल साफ कर रहा था, उस समय अनिल सरीन के घर के आसपास के लोग कोई भी उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे। भले ही उसके अनिल सरीन के जितने भी घर के जो सदस्य हैं वो तमाम लोग घर में मौजूद थे, पर वो निचले फ्लोर पर थे क्योंकि जो गनमैन था उसको छत पर बनाया गया एक अलग से कमरा था जिसमें वो रह रहा था। उसी में उसको रहने के लिए उसकी सुविधा दी गई थी अनिल सरीन की तरफ से, क्योंकि पिछले कल लंबे समय से अनिल सरीन का वो गनमैन रह रहा था। और कल देर रात अनिल सरीन चंडीगढ़ से लुधियाना पहुंचे थे, तो उस वजह से भी वो कुछ काफी थके हुए थे, जिसके चलते उनकी जो नींद है वो आज सुबह लेट खुली। लेट खुलने के बाद उसने तुरंत अपनी राइफल है साफ करनी शुरू कर दी जिस समय ये हादसा वापरा। पर अब जो उसके शरीर है, उसका पार्थिव शरीर है, उसको लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल में जमा करवा दिया गया है। वहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम होने के बाद ही उसके शरीर को, पार्थिव शरीर को उसके परिजनों को दिया जाएगा। और हाल फिलहाल अभी जो अनिल सरीन है, उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले लंबे समय से ये जो सुरक्षाकर्मी इनके साथ काम कर रहा था, वो उसका व्यवहार भी काफी अच्छा था। उसके साथ ये हादसा कैसे हुआ, कब हुआ, वो भी इस चीज को लेकर अचंभित है। जी रोहित, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो लुधियाना में बीजेपी नेता अनिल सरीन के घर पर यह हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक उनका गनमैन जोगिंदर सिंह गन साफ कर रहा था और ट्रिगर दबने से गोली निकल गई जो उनको लगी। इसके बाद उनकी मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस अपनी प्राथमिक कार्रवाई कर चुकी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। खबर जालंधर से, जहां निजी स्कूलों की मनमानी सामने आई है। आदेशों के बावजूद प्राइवेट स्कूल खुले हैं और मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि पंजाब में कोरोना का कहर एक बार फिर से दिखना शुरू हो गया है। 31 मार्च तक स्कूलों को बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। निजी स्कूलों ने इन आदेशों की धज्जियां उड़ाई हैं। बच्चों को बुलाकर पेपर भी लिए गए हैं। जालंधर में दिन ब दिन कोरोना बेकाबू हो रहा है। सरकार ने भी आदेश जारी किए हैं और विभाग की तरफ से 31 मार्च तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। बावजूद इसके निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। स्कूल खोले गए, बच्चों को बुलाया गया, पेपर लिए जा रहे हैं। इस तरीके से सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 31 मार्च तक ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪੇ ਆਗੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਜਾਓ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇ ਵਿਲ ਆਲ ਦੀ एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्कूल। बड़ी खबर हरियाणा से, जहां लगातार कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना की चपेट में अब हरियाणा के आला अधिकारी भी आए हैं। सीएम के एपीएस अमित अग्रवाल की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। मुख्य सचिव विजय वर्धन भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीआईडी चीफ आलोक मित्तल भी कोरोना संक्रमित हैं। ये आला अधिकारी कोरोना की चपेट में आए हैं। सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर भी कोरोना के चपेट में आए हैं, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ना सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा में भी कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ अब कोरोना की चपेट में हरियाणा के आला अधिकारी भी आ गए हैं। मुख्यमंत्री के एपीएस अमित अग्रवाल को भी कोरोना संक्रमण हुआ है। मुख्य सचिव विजय वर्धन भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीआईडी चीफ आलोक मित्तल को भी कोरोना हुआ है। सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर को भी कोरोना हुआ है। लगातार एक के बाद एक ये तमाम बड़े अधिकारी कोरोना की चपेट में आए हैं। आम लोगों तक तो कोरोना की मार अभी तक हम देख रहे थे, अब मुख्यमंत्री के जो 7 एपीएस है उनको भी कोरोना हुआ है। तमाम बाकी जो आला अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर एक बार फिर से सख्ती दिखाई जा रही है। हालांकि पंजाब की तुलना में हरियाणा में उस तरह की सख्ती नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, सरकार सख्ती दिखा सकती है। अगर आप घर से बाहर बिना मास्क के निकल रहे हैं तो आपका चालान होगा और इसके साथ ही मौके पर कोरोना टेस्ट भी करवाया जा सकता है, क्योंकि पंजाब पुलिस अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार की सख्ती और हिदायतें बढ़ रही हैं, इसके बावजूद लोगों पर असर नजर नहीं आता, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आई और जगह जगह पुलिस ने उन लोगों के चालान काटे जो बिना मास्क नजर आए। बसों में जब बिना मास्क के लोग नजर आए तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस की सख्ती के बाद लोग हाथ जोड़ते और सिफारिशें ढूंढते नजर आए, चालान से बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अब बिल्कुल ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾਣ। न सिर्फ बसों में बल्कि शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर पुलिस ने नाकेबंदी करके लोगों को जागरूक भी किया। बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को भी मास्क पहनने को कहा। इसके साथ ही मौके पर लोगों का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया। पुलिस की इस सख्ती का मकसद सिर्फ एक है, लोगों को कोरोना के दोबारा बढ़ते प्रकोप से बचाना। इसी मकसद से राज्य सरकार ने भी कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया है, लेकिन इसके बावजूद अगर लोगों की लापरवाही जारी रही तो आने वाले दिनों में पुलिस की सख्ती और ज्यादा बढ़ सकती है। जालंधर से सुरेंद्र कंबोज, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। अब खबर अमृतसर से, जहां लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े लूट की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। लूट की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जहां एक बाइक सवार बदमाश ने 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कैसे ये बदमाश बाइक से आगे बढ़ता है और फिर गली में सफाई कर रही बुजुर्ग के कान से बालियां छीनकर फरार हो जाता है। अमृतसर के न्यू आजाद नगर की वारदात है।
पिछले दिनों हुड्डा के करीबी विधायक धर्म सिंह छोकर के आवास पर आयकर की रेड पड़ी थी। कांग्रेस विधायक ने इसे बीजेपी की बौखलाहट कहा है। पानीपत में अपने समर्थकों के साथ धर्म सिंह छोकर ने कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी लोकप्रियता देखकर बीजेपी सरकार बौखला गई है। अपना अखबार के माध्यम से पढ़ा होगा, सब निराधार है। और जैसे आईटी की हमारे पास मैसेज आया, मैं भी, मेरा बेटा दोनों सतीश सिकंदर भी, विकास भी, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया। जो क्वेश्चन कुछ उनका से सवाल दिया गया, लेकिन जहाँ तक ये अफवाहों का बाजार, ये हो गया तो कहना चाहूँगा, कहते 120 से छापे, मुझे पहले लिस्ट दे दे सर, 120 से कहाँ का छापे पड़े हैं। जहाँ तक भाई प्रॉपर्टियाँ हैं, ये है, कारोबार है, मुझे प्रूफ दे दीजिए। प्रूफ दे नहीं पाए, उनके पास कुछ मिला ही नहीं ना। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दादरी में फोगाट खाप के नेतृत्व में किसानों का एक जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी किया। किसानों का 15 सदस्यीय ये जत्था दादरी के स्वामी दयाल धाम से रवाना हुआ, जो 23 मार्च यानी कल शहीदी दिवस पर दिल्ली बॉर्डर पहुंचेगा। रास्ते में पड़ने वाले गाँव, कस्बों, शहरों में कृषि कानूनों के विरोध में लोगों को जागरूक किया जाएगा। खाप प्रधान बलवंत नंबरदार ने कहा कि किसानों को जमीन से बेदखल करने की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। वो अपने अधिकारों के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 23 तारीख को शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। पूरे भारत में जिला हेडक्वार्टरों पे भी, टीकरी बॉर्डर पे भी, हर बॉर्डर पे मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज सर्व जातीय खाप फोगाट कम्युनिस्ट का एक जत्था बाबा स्वामी दयाल धाम से टीकरी बॉर्डर के लिए पैदल मार्च कर रहा है। करनाल में एक कॉलोनाइजर ने आत्महत्या की कोशिश की और जहर पीने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उसने अधिकारियों पर रिश्वत लेने और परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। लाइव वीडियो में अपनी तकलीफ बताने वाले इस शख्स का नाम प्रवीण है, जिसने जहर पीकर अपनी जान देने की कोशिश की। प्रवीण ने बताया कि वो कॉलोनाइजर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने जो कॉलोनी काटी, वहां पर पीला पंजा चलाया जा रहा है, जबकि वहां लोगों के प्लॉट्स की रजिस्ट्री भी है और लोगों को बिजली और पानी के कनेक्शन भी मिले हैं। इसके बावजूद डीटीपी विक्रम कुमार प्लॉट्स की नींव पर पीला पंजा चलवा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर अवैध कॉलोनियां हैं, तो यहां पर बिजली पानी के कनेक्शन और प्लॉट्स की रजिस्ट्री कैसे की गई? प्रवीण ने आरोप लगाया कि उसने डीटीपी को 27 लाख रुपए रिश्वत दी, लेकिन जब और पैसे नहीं दे सका तो लोगों की नींव को गिराया जा रहा है। इसी से परेशान होकर उसने जहर पीकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद परिवार के लोगों में भी गुस्सा है। पैसा इतना 27 लाख रुपया उसको दिया और उसके बाद उनकी भूख नहीं मिटी, वो और ज्यादा पैसा मांगना चाहते थे। 27 लाख रुपए किसने किसको दिए? 27 लाख रुपए डीडीपी को दिया। किसने दिए? हमारे प्रवीण जी ने दिया। अच्छा। और उसके बाद उनकी भूख नहीं मिटी, वो कहना चाहते थे और पैसा हमारे को चाहिए, नहीं तो हम पंजा चला देंगे। उन्होंने फिर उसके बाद पंजा चला दिया और सारे रोड वोड तोड़ दी। उन्होंने कहा जी 27 लाख रुपए में उनको घी के डिब्बे में डाल के दे के आता था, ऊपर उनकी रसोई में दे के आता था, रसोई तक पहुंचा के आता था। और उन्होंने कहा कि और मेरे से पैसे मांग रहा था। मैंने बोल दिया था कि जब मैंने कॉलोनी काटी है, आपने मकान तोड़ दिए, लोग मेरे को पैसे नहीं दे रहे, जबकि आपकी हमारी बात ये हुई थी कि आप मकान नहीं तोड़ेंगे। उधर पुलिस अब प्रवीण के बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई का दावा कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल गंभीर हालत की वजह से प्रवीण को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। जो अभी पेशेंट आया उसका नाम प्रवीण है। उन्होंने फिनाइल इंजेक्शन अभी पॉइजनिंग ली हुई है। उस चीज़ के लिए जो अभी जरूरी इलाज के लिए चलना चाहिए था, हमने ट्रीटमेंट चला दी है। उसके अलावा जो हमने टेस्ट भेजने थे वो भी भेज दिए हैं। पुलिस को भी हमने सूचित कर दिया है। पुलिस की टीम भी बाहर मौके पर अभी है। जो आगे की कार्रवाई होगी 24 से 48 घंटे के बाद उनकी जो आगे की रिपोर्ट रहेंगी वो आप लोगों को हमसे। एक तरफ कॉलोनाइजर प्रवीण की हालत गंभीर है, दूसरी तरफ मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आखिर अवैध कॉलोनियों का ये काला खेल किसकी शह पर फलता फूलता है? और सवाल ये भी कि क्या आने वाले दिनों में कुछ और नाम इस मामले में सामने आने वाले हैं?
पुलिस फिलहाल इन सभी मामलों की तफ्तीश में जुटी है। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 हरियाणा। लंबे सूखे के बाद किन्नौर की पहाड़ियों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। किन्नौर फिर शीतलहर की चपेट में है। बारिश और बर्फबारी से बागबान काफी खुश नजर आ रहे हैं। नकदी फसलों के लिए ये बारिश संजीवनी बनकर आई है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम साफ होने तक वो घरों से बाहर न निकलें। मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। एक तरफ जहां घाटी के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश हो रही है। तस्वीरें आपके सामने। घाटी में हो रही बर्फबारी का मनाली घूमने आए पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात है। वहीं बारिश और बर्फबारी से बागबान काफी खुश हैं। वहीं मौसम के मिजाज को देखते हुए मनाली प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ ना जाने की अपील की है। फिलहाल अटल टनल रोहतांग को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में एक बार फिर से मौसम ने करवट लिया और मौसम की करवट लेते ही यहाँ पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मैं इसमें खड़ा हूं सोलह नाला और यहाँ की कुछ तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, जिससे किस तरह पर्यटक जो है यहाँ पर बर्फ के बीच और जमकर बर्फ का लुत्फ ले रहा है। मैं बता दूं कि मनाली में बीते कल शाम से जो है यहाँ पर जो बर्फबारी का दौर शुरू हुआ और उसके बाद जो है यह बर्फबारी का दौर यहाँ पर शुरू और उसके बाद जो है जिस तरह का मौसम यहाँ पे बना है, तो उससे जो कहीं ना कहीं तापमान में खासी गिरावट यहाँ पे देखी जा रही है। और जो खासकर जो मनाली आने वाले पर्यटक है वो कहीं ना कहीं काफी खुश है और यहाँ पर बर्फ में आकर जो है जमकर बर्फ का जो है लुत्फ ले रहा है। मैं बता दूं कि मनाली में करीब 2 महीने के बाद जो यहाँ पर यह बर्फबारी हुई है और जो ये बर्फबारी यहाँ पर कहीं ना कहीं मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए एक संजीवनी बनकर यहाँ पर आई। हमारे तो कुछ पर्यटक है, हम इनसे बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि क्या कहना है। मैडम कहाँ से आप आए हैं? हम पानीपत से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको मनाली आके? It's so pretty and beautiful और we fun a lot। और हमारे साथ कुछ और पर्यटक भी है, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि इनका क्या कहना है। सर क्या कहना आपका? बर्फबारी हुई है, ताजा हिमपात अभी भी जारू है। सर हमें बहुत ही मजा आ रहा है। वी आर एंजॉइंग ए लॉट, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने ऐसा लाइव वीडियो स्नोफॉल देखा है। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम 3 फैमिली आए हैं दिल्ली और पानीपत से। हमें बहुत मजा आ रहा है। तो क्या आपने उम्मीद की थी, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ चल रहा था, बर्फबारी एकदम से हुई है? फ्रैंकली स्पीकिंग हमें ये तो पता था कि रेन का चांस है, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे हमारा स्नोफॉल होगा। तो हमें काफी अच्छा लग रहा है कि स्नोफॉल देख के, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है कैसे दूसरी दुनिया में आ गए हैं। तो वी आर एंजॉइंग ए लॉट। ये बर्फबारी न केवल मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए बल्कि यहाँ के किसान बागवानों के लिए भी यह बर्फबारी काफी फायदेमंद साबित हो रही है। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। लेकिन मैदानी इलाकों में हुई बारिश ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। खबर भटिंडा से, जहां गेहूं की फसल बुरी तरह से खराब हो गई। एक तरफ जहां फसल काटने की टेंशन, तो वहीं नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ और किसान ने हर दिन खुदकुशियां कर रहे हैं। दूसरे पासे किसान ने दिल्ली के बॉर्डर से बैठे ने, तां करके किसानी लाजपत धंधा नहीं। आप किसाना गलबात करते हैं। भाई जी नुकसान कितना लगता है, क्योंकि फसल काफ़ी खराब हो चुकी है बारिश के नाल? फसल तो ही बहुत खराब हैगी, नुकसान बहुत ज़्यादा होया।
ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸੀਗੀ, ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਹਨੇਰੀ ਲੱਗਦਾ ਝਾੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਹੋਵੇ? ਝਾੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਧਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਝਾੜ ਦਾ ਅੱਧ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਐ ਡਿੱਗੀ ਕਣਕ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, 50% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਅੱਧ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਔਖਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇ ਵੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਾਂ ਫਸਲ ਪਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਔਰ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਬਸ ਟੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾ ਸਿੱਧਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ